In this video, I will discuss test solution of a scholarship test. Questions of paper one, I will discuss in part wise. This is part one. In part one, I will discuss 25 questions. So in total 5 parts, I will discuss the questions which I provided in the test. Okay, so you have to see, you have to look. Those who are preparing for 2024, see each and every question carefully. आप आज के डेट में देख रहे हो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, अच्छे खासे मार्क्स ला रहे हैं. ये क्यों ला रहे हैं? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीका से देखा, उसको एनालाइज किया. The more you analyze the question, the more you understand the question, the more you understand the information given in the question, better it is. और ये ऐसे नहीं आएगा जब आप रेगुलर रूप से उसको प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे. जहां कुछ चीजों को मेमोराइज करने का है उसको मेमोराइज करोगे, जहां किसी चीज को समझना है वहां समझोगे. तो जैसे भी आपका हो सकता है, जितना अभी से वर्क करोगे वो उतना फायदा होगा. अब ये इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 था. Consider the following statements. Summer Olympics 2024 will be organized in France. ओलंपिक्स गेम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ओलंपिक जो है वो वर्ल्ड ओवर के बेस्ट जो एथलीट्स हैं वो वहां परफॉर्म करते हैं. इंडिया के केस में देखा जाए तो हमारा अभी परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, लेकिन टॉप्स, जूनियर और ये सारे बहुत सारे हमारे स्कीम्स चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं. इंडिया भी चाहता है कि जो हम हैं स्पोर्ट्स में अच्छा करें, और ओलंपिक जो है वर्ल्ड लेवल का है जहां हमारा बेटर परफॉर्मेंस. और ये क्वेश्चन इससे आपके, क्योंकि ये 24 में होना है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको जानना चाहिए. तो जो समर ओलंपिक 24 है वो फ्रांस में होगा. 2020 वाला जो है एक्चुअल में 2020 में होना था, लेकिन कोविड 19 के कारण 21 में हुआ. और वो कहाँ हुआ था? तो वो जापान में हुआ था. तो ये 24 का जो है वो आपका होगा फ्रांस में. अब जो ओलंपिक है वो अभी 2 टाइप्स के ओलंपिक किए जा रहे हैं, एक समर ओलंपिक और एक विंटर ओलंपिक. समर ओलंपिक, ओरिजिनल ओलंपिक जो है समर ओलंपिक स्टार्ट हुआ था 1894 में, फर्स्ट आपका स्टार्ट हुआ. फिर वो आपका उसमें से यदि देखा जाए तो शुरू का इवेंट था, उसमें बहुत कम स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट किए थे, लेस देन 250. ओके, और इवेंट्स भी लिमिटेड थे. अभी जो हैं उसमें से और सारी चीजें वो बढ़ाई जा रही है. ओके, फर्स्ट में ओनली 9 स्पोर्ट्स थे, जो 24 होना है उसमें 32 स्पोर्ट्स होंगे. तो जो फर्स्ट है वो आपका ये, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. सेकंड है टोटल कोटा लिमिट फॉर एथलीट्स इज 15,000. नो, एक्चुअली 15,000 नहीं, 10,500. तो टोटल आपके 10,500 स्पोर्ट्स पर्सन ये होंगे. इसमें से जैसे कुछ इवेंट्स को हैं ड्रॉप कर दिए गए हैं, जैसे कराटे थे, बेसबॉल था, और सॉफ्ट बॉल जो ये है वो उसको ये कर दिया गया है. और आपका जो ब्रेक डांसिंग को ऐड ये किया, कुछ चीजों को ऐड किया जाता है, कुछ चीजों को. तो इसके बारे में और कमिंग डेज में कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है. तो आंसर आपका ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है उससे लिया है. तो जो 12th क्लास का है वो उससे लिया है. तो जो 16 क्राफ्ट इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. नो, एक्चुअली 16 एक ग्रासलैंड भी होता है, ये टाइप्स ऑफ कह सकते हैं वेजिटेशन भी होता है. तो ये 16 जो है क्राफ्ट है. तो 16 क्राफ्ट कहाँ का है? ये मेनली वेस्ट बंगाल और ओडिशा का है. तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको ये इसका मिलेगा, आप उसके फिगर को देख सकते हो. तो ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. बार्ली पेंटिंग महाराष्ट्र. बार्ली पेंटिंग आप सब लोग जानते होंगे, तो ये इजी था. तो ये आपका डी यानी पॉइंट. अब आंसर तो आपको तभी बनेगा ना जब आप दोनों स्टेटमेंट को जानोगे. ओके, तो इसका स्टेटमेंट 1 गलत है और 2 सही है, तो बी आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन. ये भी हमने डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से लिया है, सेम 12th क्लास का वाला एनसीईआरटी. तो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री करा, इट इज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1951. नहीं, एक्चुअली ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या है कि थ्रू एन स्टैट्यूट और थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन
एट नेशनल लेवल वी अंडरस्टैंड कि वो थ्रू स्टैट्यूट, यानी कि जो संसद के एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया। तो जो खादी एंड जो आपका ये केवीआईसी एक्ट है 1956 एक्ट के तहत 1957 में ये बना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, नो एमएसएमई के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये आपका एमएसएमई के अंतर्गत है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर इसका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप स्टार्टेड इन 1881। यस, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। वुमेन पार्टिसिपेशन स्टार्टेड फ्रॉम 1887। यस, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी। जो हम पहले ओलंपिक वाले में हमने बात आपको किया था कि फर्स्ट जो समर ओलंपिक है वो 1894 में स्टार्ट हुआ, उसमें भी ऑल मेल थे। अब इसमें भी देखोगे कि फर्स्ट जो है तो ऑल मेल, यानी कि 1887 6 ईयर बाद, स्टार्ट होने के 6 ईयर बाद जो फर्स्ट टाइम है फीमेल अलाउ, फीमेल का पार्टिसिपेशन हुआ। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ टास्क देता हूं, वो उसको आपको करना चाहिए। 4 टाइप्स के इसमें से हैं कंपटीशन। तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन है और विंबलडन। तो ये 4 आपके जो टेनिस के चैंपियनशिप हैं वो चारों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब एवरी ईयर चीजें चेंज होते रहती है। एवरी ईयर के बहुत बार आपको पूछ देता है इन चारों में से कि इसको किसने जीता। तो इट्स बेटर है ना कि एक बार चारों को स्टडी कर लोगे और लेटेस्ट का जो फिर विनर होंगे उनके लिख लोगे। ओके, तो ये आपका टास्क रहेगा। तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट में जो है वो कौन कौन मेंबर्स हैं? तो अभी देखा जाए तो 18 मेंबर्स हैं। जब ये स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट फर्स्ट जो समिट हुआ था यानी 2023 का जो है वो ये जकार्ता में इसका समिट ये हो रहा है, यानी हुआ इनफैक्ट ये कंक्लूड हुआ जकार्ता में। और इसके जो मेंबर हैं तो आसियान के 10 मेंबर्स, अभी जो वर्तमान में आसियान के 10 मेंबर्स हैं, और प्लस जो है आसियान के बाद ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, रसिया है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, ओके, जापान है, साउथ कोरिया है, यूएसए है। ठीक है, सो पापुआ न्यू गिनी नहीं है। ओके, तो आपका सी आंसर हो गया। तो सी आंसर आपका हो गया, सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिसेफ। तो यूनिसेफ जो है वो आपका ये है बच्चों के संबंधित जो उनके न्यूट्रिशन और उनके जनरल वेलफेयर। तो ये करा कि यूनिसेफ के संबंध में करेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज करना। इट इज अ स्पेशल प्रोग्राम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिवोटेड टू एडिंग नेशनल एफर्ट्स टू इंप्रूव द हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड जनरल वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन। ये सही है। देखो क्या है, आप यूनिसेफ पे डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं हुआ। हर नेशन अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रंस का बेटरमेंट करना चाहता इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और ओवरऑल वेलबीइंग और वेलफेयर। उसमें से यूनिसेफ जो है उसको ऐड करता है, यानी कि मदद करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट का रहा, यूनिसेफ वाज क्रिएटेड ऑन 11 दिसंबर 1946 in New York by the UN Relief Rehabilitation Administration to provide immediate relief to children and mothers affected by World War II। वर्ल्ड वार टू एक ऐसा पीरियड था जिसमें दुनिया के ऑलमोस्ट जो मेजोरिटी ऑफ कंट्री थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे इंपैक्ट हुए। तो उस टाइम में बहुत सारे डिवेस्टेशन हुए, बहुत सारे ट्रेजेडी हुए। तो उसमें से वो हेल्प करने के लिए किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही, सेकेंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट, यूनिसेफ इज गाइडेड बाय द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989। अब देखो ये तो 1989 ये बाद का है, तो ये इसमें ऐड किया गया, ठीक है ना, ओरिजिनली तो नहीं था, तो ये भी सही है। यूनिसेफ बिकेम ए परमानेंट पार्ट ऑफ यूएन इन 1953। ये भी आपका सही है। तो ऑल 1 2 3 4 सही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता जा रहा, और ये सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में हेल्पफुल है, बल्कि आपके लिए ये जो है वो
सेकंड पेपर यानी कि एसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, ये सब में भी आपके हेल्पफुल है। जैसे जब से आपका चैट जीपीटी आया है तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पेपर 2 में भी पूछा जाएगा। तो जीपीएआई इज यानी कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is a multi-stakeholder initiative which aims to bridge the gap between theory and practice on AI. थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एआई का मतलब है कि थ्योरेटिकली आप किसी चीज को, जो कहते हैं ना कि कोई भी आइडिया जो जनरेट होता है तो माइंड में होता है, तो वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और उसका प्रैक्टिस में जो प्रॉपर यूटिलिटी हो, यूज हो, उसके लिए ये किया गया है। तो ये सही है। इट वाज फॉर्म्ड इन 2020 having 25 members, 25 कंट्री। सही है। इंडिया इज वन ऑफ द 15 फाउंडिंग मेंबर्स। यस, ये सही है। तो ऑल 1 2 3 आर करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट किरण मजूमदार शॉ। ये किरण मजूमदार शॉ को भी हमने एनसीईआरटी से लिया है। हाउएवर ये देखा जाए तो एक ऐसे इंडिया के और जो कुछ सेल्फ मेड विमेन में से हैं जिन्होंने अपने फील्ड में एक्सपेरिमेंट किया, अपने बूते पे बहुत सारी चीजों को किया। तो विमेन इंपावरमेंट के टर्म्स में भी आपको इनको जानना चाहिए। ये सब को जब आप पढ़ते हो तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि दोनों पेपर्स में आप इसका यूज कर सको, यानी कि यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ये हेल्पफुल हो और आपके सब्जेक्टिव राइटिंग में भी हेल्पफुल हो। तो कह रहा है सी इज द फाउंडर ऑफ बायोकॉन इंडिया लिमिटेड विच इज अ लीडिंग कंपनी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यस, ये सही है। For her immense contribution in the field of biotechnology and entrepreneurship, she got Padma Vibhushan in 2009. No, इनको अभी जो है पद्मा विभूषण नहीं मिला है। ये इनको पहले आपका 1989 में इनको पद्मश्री मिला, पद्मश्री, और 2005 में पद्म भूषण मिला। ठीक है, विभूषण अभी नहीं मिला है। तो दो मिला है इनको, पद्मश्री 1989 में और 2005 में पद्म भूषण में भी। फ्यूचर में भी नेवर नो, हो सकता है पद्म विभूषण भी इनको दे दिया जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल ये सिचुएशन है। तो ए इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स के संबंध में, दिच केव्स आर लोकेटेड इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नो, जबलपुर में ये नहीं है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। जो आप एनसीईआरटी में डायरेक्ट देखोगे तो एनसीईआरटी में ये आपको लिखा हुआ रहेगा कि अराउंड 45 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। तो भोपाल से 45 किलोमीटर साउथ के आसपास ये लोकेटेड है। ये देखा जाए तो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केव पेंटिंग है। एक ये चर्चा में हाल में ये रहा कि कुछ चीजें जो है डिकेंसोनिया नाम का जो एक प्रिमिटिव इंसेक्ट्स हैं, तो उनके होने का ये अभी डिस्कशन चल रहा था। बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट से उन्होंने ये एक समय रिसर्च पेपर अभी हाल में कुछ दिन, जब कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में देखोगे, कि उन्होंने ये कहा था कि ये जो फोसिल्स हैं उसमें डिकेंसोनिया के हैं। लेकिन फिर बाद में दूसरे रिसर्चर्स थे, उन्होंने बोला नहीं, एक्चुअली वो हनी भी ये है, मधुमक्खी के छत्ते हैं वो। ठीक है, तो उसको नकार दिया गया। तो इस वजह से वो करंट में भी और एनसीईआरटी का डायरेक्ट आपका है, तो उसको आपको जानना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दिस केव्स वेयर डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट बीएस बकानकर। तो यस, ये आपका स्टेटमेंट ये सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है। तो बी इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोमस ऋषि केव। लोमस ऋषि केव जो है, कह रहा है कि इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य फॉर आजीविका सेक्ट्स। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनाया था, ये किन्होंने बनाया था, तो ये अशोका ने बनाया था लोमस ऋषि केव। तो ये आपका जो बिहार में है, ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में नियर बाय गया। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं, अशोका ने किया था आजीविका सेक्ट। अब आजीविका सेक्ट तो ये लोकेटेड इन जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। जो आजीविका सेक्ट कौन थे? गौतम बुद्ध और महावीर जो है उनके कंटेम्प्रेरी एक मक्खली गोशाल थे। मक्खली गोशाल इनिशियली देखा जाए तो वो महावीर जी से जुड़े हुए थे, फिर बाद में इन्होंने जो है ये भी ऑर्थो, ये आपके जो है हेट्रोडॉक्स के हैं, जैसे आपके जो जैनिज्म और बुद्धिज्म हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स जो है ये इन नॉर्मल देखोगे, एक हम टर्म हिंदी में नास्तिक और आस्तिक यूज करते हैं। तो लेमन टर्म में, जनरल बोलचाल की भाषा में,
जो हम आस्तिक और नास्तिक का यूज करते हैं, तो आस्तिक और नास्तिक वो इस सेंस में यूज होता है कि आस्तिक का मतलब है भगवान में बिलीव करता है, नास्तिक का मतलब नहीं बिलीव करता है। लेकिन जो हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं, तो जो आस्तिक है इसका मतलब वो वेदों में को में मानता है कि वेद आर सुप्रीम, एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो हेटेरोडॉक्स हैं यानी नास्तिक है, वो मानते हैं वेद को नहीं मानते हैं। तो ये हेटेरोडॉक्स हैं और ये नियतिवाद को मानते हैं। नियतिवाद का मतलब क्या है ना, कि फेट ऑल डिसाइड्स। जैसे ये होता ना कि तुम कितना भी मेहनत करो तुम्हारा नहीं होना। जब मान के चलो किसी को पता चल जाए कि हम कितना भी इस किसी एग्जाम में मेहनत करें हमारा नहीं होगा, तो पहले से यदि मान लेगा, आप नियति मान लोगे, तो आप पढ़ोगे नहीं। लेकिन ये भी गड़बड़ है कि कोई बोले कि तुम कुछ करो या ना करो तुम्हारा सिलेक्शन गारंटेड, कोई कह दे कि तुम्हारा सिलेक्शन तो गारंटेड, तो तभी वो नहीं पढ़ना ये छोड़ देगा, क्योंकि जब नियति ही हमारा है कि हमको सिलेक्शन होना। लेकिन नहीं, इसी वजह से हम कहते हैं कि फ्यूचर हम नहीं जानते हैं हम अपने बारे में, तो वो बेटर है। तो ये आपका बी इसका करेक्ट स्टेटमेंट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वायरस कैन प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये सही है। वायरस जो अदरवाइज मान के चलो होस्ट ये ऑर्गेनिजम्स है, वहां वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज वो न्यूट्रल रहते हैं। और वायरस जो है न तो लिविंग बीइंग में आते हैं न तो नॉन लिविंग बीइंग में आते हैं। इस वजह से बहुत सारे वायरस वायरस पे लंबे रिसर्च चल रहा है। और कोविड-19 पैंडेमिक देखोगे जिससे दुनिया प्रभावित हुई, तो ये वायरस के कारण ही कोविड-19, ये सार्स कोविड सार्स ये 2 कह सकते हो, नोवेल कोरोना वायरस, ये जिसको, तो ये जो वायरस के कारण हुआ। और बहुत सारे जैसे जो हम ये बैट्स चमगादड़ जिसको कहते हैं, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो वायरस को कैरी कर रहे हैं, और वो खुद प्रभावित नहीं होते, लेकिन कभी कभी इनसे जंप होकर के और दूसरे जो जूनोसिस डिजीज कहते हैं, ये बहुत सारे डिजीज जो जूनोसिस होते हैं, जूनोटिक होते हैं, का मतलब है कि वो एनिमल बीइंग से एक से जंप करके दूसरे में आ जाते हैं। तो ये वायरस कैन प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये सही है। चिकन पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा आर कॉज्ड बाय वायरस, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो सी इसका करेक्ट आंसर। रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, ये आपका एनसीईआरटी का शायद 6-7 जो भी होगा, मींस 9 से पहले वाले का ये है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है इसका। तो ये जो रस्ट है यानी कि जंग टाइप का जो ये लग जाता है, ये तो वो किसके, फंजाई यानी कवक वो होता है, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, a child labor generally refers to any economic activity performed by a person under the age of, नॉर्मली देखोगे कि अभी हम जैसे RTE देखते हो, राइट टू एजुकेशन, तो क्या है कि 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को आपको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हो। इसका मतलब क्या है कि 14 साल तक वो पढ़ेगा, 14 से ज्यादा हो जाएगा, 15 प्लस हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, तो वो अर्न कर सकता। लेकिन ऑब्वियसली है कि हम ये नहीं है कि 15 का हो गया तो अर्न करने, लेकिन नॉर्मली है। तो बच्चा उनको मानते हैं ILO के अनुसार डिफरेंट जगह पे डिफरेंट माना जाता है, ठीक है। चाइल्ड का डेफिनेशन जो है डिफरेंट, कुछ एक जगह आपको 18 ईयर्स रहेगा, कुछ एक जगह आपको ये अप टू 14 ईयर्स रहेगा, तो डिफरेंट डेफिनेशन। तो ये ILO के अनुसार 15 ईयर्स के नीचे जो है, अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, तो वो चाइल्ड ट्रीट होगा। तो इसका बे है। एलो वेन मोसाइक ऑफ भिंडी ओकरा, यानी कि भिंडी तो आप आते हो, ठीक है, लेडी फिंगर। तो ये भिंडी जो है वो आपका क्या है, वो किसके कारण होता है, ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। तो ये आपका जो है ये वायरस के कारण होता है, तो डायरेक्ट आपके ये भी एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइजोबियम लीव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट सच एज बीन्स एंड पीस, यानी कि राइजोबियम जो है फलीदार पौधों जैसे फलियों और मटर की जड़ों के गांठों में रहते हैं। ये जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के नाम से ये बैक्टीरिया है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसी वजह से देखोगे कि जो हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि एक क्रॉप आपने लगाया, हर क्रॉप का डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का, न्यूट्रिएंट्स का। तो आपने कुछ क्रॉप लगाया, उसने न्यूट्रिएंट्स ले लिया, नाइट्रोजन उसमें से ले लिया, नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स के फॉर्म में,
अब उसको फिर से यदि आप उसमें से दलहनी फसल को लगाते हो तो इसमें से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं, तो वो उसको फिर उसमें मिट्टी की उर्वरता नाइट्रोजन उसमें वो फिक्स करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेज ग्वाइटर। यानी कि थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या है? हार्मोन है। थायरॉक्सिन हार्मोन है, और ये यदि डिफिशियंसी इसमें होता है तो ग्वाइटर हो जाता है, घेंगा गला में जो देखोगे फूल जाता है, तो वो है। ठीक है, तो इसमें से आप ऑब्वियसली तो आयोडीन की कमी के कारण ये होता है, तो क्लोरोक्विन इज कॉज टू क्योर दिस ग्वाइटर? नो, आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आप उसके जो ये आपका थायरॉक्सिन मेडिसिन भी आता है, आप आयोडीन युक्त भोजन करेंगे, और जो क्लोरोक्विन होता है वो मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एज पर द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ? ह्यूमन हेल्थ के लिए तो मोस्ट हार्मफुल, देखो किसी भी क्वेश्चन में मोर देन वन ऑप्शन सही हो सकते हैं। हार्मफुल ये भी है, ये भी है, और आपके हैं। तो मेनली ये PM20 जनरली हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि PM20 नहीं पाया जाता, पाया जाएगा, लेकिन हम इसको अभी क्लासिफिकेशन के रूप में यूज नहीं करते हैं, जस्ट ये मैंने ऐसे ही ऑप्शन दे दिया। तो PM2.5 जो है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है, वो बहुत छोटा है, तो उसका जो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है और हमारे बॉडी के अंदर वो चला जाता है, इनफैक्ट PM10 भी जाता है, तो ये मोस्ट हार्मफुल आपका है, तो ए इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, तो 1 गीगावाट, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो देखो 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁻³ यानी 10⁻6 वाट, और मेगा बराबर 10⁻9 वाट, तो ये सी हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस बीच बीच में जनरली आपके असिस्टेंट कमांडेंट में नहीं पूछे जाते, बट कभी कभी पूछ देते हैं, ऐसा नहीं है ना कि हर क्वेश्चन एकदम टफ ही पूछे हुए। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, तो देखा जाए तो एक तो ये हिस्ट्री का पार्ट है, दूसरा करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट ये है कि बीच बीच में ये चलता रहता है जो सिटी का चेंज करना, और अभी जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का नेम जो भारत प्रॉपर, ऑब्वियसली इंडिया इट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ अ स्टेट, तो ये आपका जो है ये आर्टिकल 1 में है, लेकिन फिर भी चेंजेस की हम प्रॉपर जो भारत देश ही रखें, तो इस पर चलते रहते हैं बहुत सारे शहर का, जैसे इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया, जो आपका दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय, तो ऐसे ही बहुत सारे, ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम, एवरी टाइम आपके चेंज होते रहते हैं। तो अहमदाबाद सिटी वाज स्टेब्लिश्ड बाई अहमद शाह इन 1411, यस ये स्टेटमेंट सही है। इट वाज नियर द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ कर्नावती एंड अतावल, अतवाल, तो ये आपका ये भी सही है। देखो एक्चुअली इसका जो अहमदाबाद का नाम कर्नावती रखने के लिए ये कर रहे हैं। मुगल एम्पायर जहांगीर एस्टेट दिस सिटी इन 1622, नो, इनफैक्ट 1572 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने इस शहर को जीत लिया, यानी कि जो ये अहमद शाह के फैमिली मेंबर्स थे, वो यानी कि उनके जो सक्सेसर थे उनसे इन्होंने जीत लिया, और इसी खुशी में गुजरात के जीत के खुशी में ही देखोगे कि जो फतेहपुर सिकरी है, वहां का सबसे ऊंचे दरवाजा जो बुलंद दरवाजा है, वो उसको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बनवाया है। तो थर्ड आपका गलत है, और फर्स्ट एंड सेकेंड आपका सही है, तो ये बी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, सिंथन टॉप is a mountain pass which is popular among tourists is located in, तो सिंथन टॉप जो है जम्मू कश्मीर में ये है, ये आपका किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, चेनाब वैली में, चेनाब वैली में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपका बीच बीच में न्यूज़पेपर वगैरह में उसकी ब्यूटीफुल इमेजेस या कुछ कुछ आते रहते हैं, तो आपको ऐसे चीजों को जानना, और ये सब आपका एडेड एडवांटेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, consider the following statements, presence of large amount of nutrients in water causes excessive growth of planktonic algae called algal bloom, तो कह रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स यदि वाटर में होगा, पानी में होगा, एक्सेसिव प्लैंक्टोनिक अलगी यानी कि जो आपका ये शैवाल होगा उसका वृद्धि होगा अल्गल ब्लूम। अब अल्गल ब्लूम होगा तो उसमें से जो पानी में रहने वाले अदर स्पीसीज पर्टिकुलरली फिशेस एंड ऑल वो प्रभावित होंगे, उनको हार्मफुल होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड, algal blooms are harmful for fishes in water, yes ये सही है। some bloom forming algae are extremely toxic to human beings and animal, yes कुछ जो है जहरीले भी होते हैं, कुछ जो अलगी होते हैं वो आप पोषक उसमें होता है तो कुछ खाते भी है उसको, लेकिन कुछ आपके हार्मफुल भी होते हैं। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 22. Consider the following statements. Without greenhouse effect, the average temperature of Earth would have been -5 डिग्री सेंटीग्रेड। नो, ये -18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी एनसीईआरटी से ये हमने लिया है। ओके, सो ये एट प्रेजेंट एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज अप्रॉक्स 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो वर्तमान में अर्थ का जो टेम्परेचर है वो करीब कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है और सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 भी आपको एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी मिक्स टाइप के चीजों को हमने बनाया था। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के जो आपके वैश्विक तापन है, जो आपके पृथ्वी गर्म हो रही है उसके संबंध में जो इनका कंट्रीब्यूशन, तो जो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन यानी कि देखो ये है कि टोटल मान के चल लो की कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें से जो कितने कंट्रीब्यूट कार्बन डाइऑक्साइड, तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अप्रॉक्स 60% कार्बन डाइऑक्साइड ये करते हैं। मीथेन जो है अप्रॉक्स 20% करते हैं। NO2 जो है अप्रॉक्स 6% करते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है 14% अप्रॉक्स। अब इसमें से और भी चीजें हैं लेकिन अप्रोक्सीमेट ये है। तो अब सबसे पहले तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 3। तो 1 2 4 3, तो ये बी का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब ये बोलोगे कि ये स्कीम तो बहुत पुराना है, लेकिन ये बीच बीच में न्यूज में आते रहता है क्योंकि ये एक जो रोजगार डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये कह सकते हो राइट टू एम्प्लॉयमेंट आरटीई। देखो एक आरटीई हमने राइट टू एजुकेशन बताया है, लेकिन राइट टू एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी एक अडल्ट पर्सन जो है वो यदि चाहे तो कहीं उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो यहाँ, लेकिन इतनी आप ऑब्वियसली बात है आप पढ़े लिखे होगे तो नहीं करोगे। या नॉर्मली गांव वगैरह में ये रूरल चुकी है, तो गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो यहाँ वो राइट टू वर्क उनका है। करा कि इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि जो 31 मार्च 23 को बीता उसमें इट टच द 10 ईयर हाई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन। ग्रेजुअली जो है वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा, तो ये आपका हाईएस्ट ये देखा गया, तो ये फर्स्ट सही है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा परसेंटेज ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन वाज अप्रॉक्स 58%, यानी कि 100 में 58% जो विमेन पार्टिसिपेशन और 42% जो है ये मेल पार्टिसिपेशन, तो ये भी सही है। आउट ऑफ 15 मेजर स्टेट्स surveyed, only Kerala reported a small decline, rest all shown positive change in women participation। कह रहा है कि जो 15 मेजर स्टेट हैं उनका जब सर्वे किया गया तो उसमें से ये पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ केरल जो है उसमें से स्मॉल डिक्लाइन हुआ विमेन का, अदरवाइज आउट ऑफ 14 में जो है फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ा। तो फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड और तीनों ये सही है, तो इसका डी हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट K9 बज्रा। K9 बज्रा जो है वो आपके उसके संबंध में ये कह रहा इट इज द गाइडेड मिसाइल सिस्टम। नहीं, ये गाइडेड मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर गन है। सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब है ना कि वो आपने गोला दिया और वो एडजस्ट करके सेट करके वो अपना फायर करेगा, और एक वजह से मैनुअल प्रोपेल होता है। तो आज के डेट में हर चीज जो है सेल्फ प्रोपेल्ड आने लग रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकंड ये है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लार्सन एंड टूब्रो इन इंडिया यूजिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट। ये साउथ कोरिया का ओरिजिनली है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की ये लाइसेंसिंग सिस्टम कह सकते हो कि जो हम ये लाइसेंसिंग के थ्रू बना रहे हैं, तो ये सही है। इट इज फ्रॉम साउथ कोरिया, ये साउथ कोरिया का है, तो ये आपका बी इसमें से करेक्ट है। और यानी कि
गलत है और 2 and 3 सही है। तो इस प्रकार चीजों को वर्क करते रहोगे रेगुलर रूप से, जैसे इसमें से हम ये आपके 25 क्वेश्चंस इसमें ये करा है, फिर नेक्स्ट में 25। और ऑब्वियसली कुछ चीजें मैं ऑलरेडी बोलता हूँ कि कुछ चीजें ओपन में आपको मिलती है, कुछ चीजें जो है वो क्लोज ग्रुप में मिलती है। अब जो पेड वाले होते हैं उनको सारी चीजें, कुछ चीजें मैं ओपन में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो चीजों को आप वर्क कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स ये हो रहा था मेंटरशिप प्रोग्राम जिनको भी ज्वाइन करना है, या मोस्ट वेलकम, दे कैन मैसेज इधर on WhatsApp number 8527146498 और टेलीग्राम नंबर 7404909669। कंटिन्यू वर्क करो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि यस हमको ये करना है। ओके, थैंक यू।